तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है बायो-सावर्ट्स लॉ। अब देखिए बायो-सावर्ट ने कैसे हेल्प किया हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में। चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अब आप फाइंड करने लग गए। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, आप उसके ऊपर फोर्स पता कर लिए, पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड भी देखा था। अब वो कह रहा है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो किसी करंट कैरिंग वायर में किसी, मान लीजिए कोई वायर है, जैसे यहां पे मान लीजिए कोई एक वायर रखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई एक रैंडम वायर है। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब अगर ये करंट फ्लो करेगा तो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि जब कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर जो है वो करंट कैरी करता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैं अगर आपसे पूछूंगा बताइए ये कोई पॉइंट P है, अब इस पर्टिकुलर वायर की वजह से इस पॉइंट P पर जो कि इससे r वेक्टर की दूरी पर है या r डिस्टेंस की दूरी पर है, उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, या उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ये निकालने के लिए जो साइंटिस्ट ने हमें मदद किया उसी साइंटिस्ट का नाम क्या था? बायो-सावर्ट था। बायोट एक अलग साइंटिस्ट थे, सावर्ट एक अलग साइंटिस्ट थे, दोनों को मिला के बायोट-सावर्ट्स लॉ बोला जाता है, राइट। बायो-सावर्ट्स लॉ is used to determine the strength of magnetic field. Bayo-Savart's law is used to determine the strength of magnetic field at any point due to current carrying conductor. Magnetic field at any point ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जरा ध्यान से देखिए, एक तो ये इस यहां पर मान लीजिए अगर मैं कुछ एक करंट का एलिमेंट लेता हूं, वो करंट का एलिमेंट इसके साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात है कि अगर मैं इसको करंट आ रहा हूं तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बेस्ट तरीका है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए और मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर से आपको क्या मिला? कर्लिंग ऑफ फिंगर से आपको मिला कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जाना है, और वो भी कितना? मैं इनिशियली इसे dB मान रहा हूं क्योंकि इंटायर वायर की वजह से तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? इंटायर वायर की वजह से तो नहीं निकाल पा रहा, मैं उसके कंपोनेंट के ऊपर निकाल रहा हूं। मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूं? एक छोटा सा कंपोनेंट ले रहा हूं। मान लीजिए यहां से यहां तक का एक छोटा सा मैंने क्या ले लिया? कंपोनेंट ले लिया, और उस कंपोनेंट की वजह से मैं चेक कर रहा हूं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस कंपोनेंट पे निकल जाएगा, उसको इंटीग्रेट करके पूरे वायर पर निकाल लेंगे। डन। ये डायग्राम बनाइए और उसके नीचे लिखिए, ये लिख लिए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका डायग्राम बनाइए जहां पर इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ को आपने डीएल वेक्टर माना है, ये रेडियस वेक्टर है और ये डीवी वेक्टर है। ये डायग्राम बना लीजिए, उसके नीचे लिखिए द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, the strength of magnetic field dB due to this small current element IDL at a point P which is r distance apart is found to depend on the following quantities. पहला, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to sin theta,
विच इज एंगल बिटवीन एलिमेंट वेक्टर एंड आर वेक्टर. dB is direct inversely proportional to r square. dB is inversely proportional to r square. अब इन सारे वैल्यूज को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर. और जहां कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको जब आप इज इक्वल टू साइन में बदलेंगे तो ये dB इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट k जरूर आ जाएगा, IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ये आपका आ गया. यहां पर ये जो k है ये किसके बराबर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर. और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -7, 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स. और dB अब आपका क्या निकल के आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज मीटर है, टेस्ला मीटर. हाँ, म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इलेक्ट्रिसिटी में होता है परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड में होता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर म्यू इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. वेयर म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज पावर -7. यूनिट तो सेम ही रहेगा, टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स. यहां तक कोई डाउट? ये जो क्वांटिटी है म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसमें ये म्यू नॉट क्या है? किसी भी फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम या एयर अगर आप कोई मैग्नेट यहां रख देंगे तो ये मैग्नेट का अपना एक प्रोपागेशन है एयर में. मैग्नेट को तेल में डालेंगे तो वो अलग तरीके का बिहेवियर दिखाएगा, पानी में डालेंगे तो अलग तरीके का बिहेवियर दिखाएगा, एयर में रखेंगे तो अलग तरीके का बिहेवियर. तो मैग्नेटिक फील्ड किसी को इन्फ्लुएंस करेगा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसकी परमियाबिलिटी के ऊपर. तो ये परमियाबिलिटी है. जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड में क्या लेते हैं? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और उसका वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ये म्यू नॉट है परमियाबिलिटी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. तो ये लिख लीजिए. उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसको पहले आप डब्बे में बंद कर लीजिए. ये एक फॉर्मूला बन गया. अब आप इसको क्या कीजिए, आगे लिखिए. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. अगर मैं इसे वेक्टर मान रहा हूं तो ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर. अब इस dB को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे तो कैपिटल B मिल जाएगा. इस साइड भी इंटीग्रेट करना होगा. ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, I भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. ये आएगा I भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा. बचेगा क्या? या फिर एक मिनट, IDL एक कंपोनेंट ले लेते हैं. इसको पहले ना एक मिनट एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन एक स्टेप के लिए छोड़ दीजिए. इसके बाद पहले इसको वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को वेक्टर में बदल लेते हैं. IDL साइन थीटा आर होल डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकते हैं क्या? अब dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. ये मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई है तो हटा ही देता हूं.
आइडियल इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो आइडियल आर इंटू साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, आइडियल क्रॉस आर लिख सकते हैं क्या? आई बार नहीं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिखेंगे आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब आप इसको क्या कर दीजिए, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अब आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइड तो क्या बन जाएगा, ये साइड क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ मैं इसको यहां लिख रहा हूं बगल में, b वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, और ये जो बना है ये आपका b वेक्टर, यही आपका क्या है, b वेक्टर। और dl क्रॉस r है क्या एक्चुअली में, dl क्रॉस r है क्या, ये dl वेक्टर क्रॉस r मैग्नेटिक फील्ड, dl क्रॉस r मैग्नेटिक फील्ड, dl क्रॉस r है ना, dl क्रॉस r मैग्नेटिक फील्ड, करंट वाले से भी अंदर ही गया था और dl क्रॉस r से भी कहां जा रहा है, अंदर ही जा रहा है, तो दोनों ही हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो सही हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। और ये dl क्रॉस r से भी निकाल सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक है। उसके नीचे एक लाइन ऐड कर दीजिए, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल कंडक्टर, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल कंडक्टर इज गिवन बाय द फाइनल इक्वेशन, इज गिवन बाय ये जो फाइनल इक्वेशन है, द अबव इक्वेशन। आपने तो ये लिखने के बाद लिखा है तो द अबव इक्वेशन। डन। होमवर्क लिखिए, घर काम, घर काम लिखिए। राइट 6 point of difference between, write 6 point of difference between Biot-Savart's law for magnetic field, write 6 point of difference between Biot-Savart's law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field. Biot-Savart's law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field. अच्छा, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, बोथ आर स्क्वायर इनवर्स लॉ। स्क्वायर इनवर्स लॉ मतलब 1/r², इसमें भी है 1/r² इसमें भी है। इसमें भी देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट, उसमें भी दो चीजों का प्रोडक्ट था, Q1 Q2, यहां था आइडियल क्रॉस आर, यहां पे भी एक कांस्टेंट है μ0/4 पाई, वहां पे भी एक कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वहां पे भी परमिशन की बात है, मैग्नेटिक फील्ड की परमिशन, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिशन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब कुछ पॉइंट है जिसको आप आपस में ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। प्लस मैग्नेटिक फील्ड हो गई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अगर एक वायर है, दो वायर है, तो दोनों वायर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकेंड, लेकिन वेक्टर एडिशन, क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर है, और वहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो सोर्स है, इसका सोर्स कौन है, इसका सोर्स कौन है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट एलिमेंट आइडियल, वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स कौन था, चार्ज, वेक्टर, तो ये वेक्टर है, वो स्केलर है। और यहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्स अगर रहता है तो यहां पे फोर्स कैसे काम करता है, वहां पे फोर्स कैसे निकालते थे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
यहां पे फोर्स कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट करके, V क्रॉस R करके। और बायो-सावर्ट लॉ टेक्स इनटू अकाउंट द परमिएबिलिटी एंड दिस टेक्स इनटू अकाउंट द परमिटिविटी। तो ये एक आपको क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस लिखना चाहिए। तो ये डिफरेंस आप लिखिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो बायो-सावर्ट लॉ का है मैंने ऑलमोस्ट बोल ही दिया है सब, बस इस स्लाइड को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है बायो-सावर्ट लॉ में और कूलम्ब्स लॉ में। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा करंट एलिमेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बताया ये भी स्क्वायर इनवर्स लॉ है और ये भी स्क्वायर इनवर्स लॉ है। यहां पर आपको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहां पे डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू आइडियल, हम लोगों ने आइडियल लिया है, इसने आइडियस लिख दिया है। वेयरएज यहां पर द डायरेक्शन ऑफ ई इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट चार्ज, परपेंडिकुलर और इन द रेडियल परपेंडिकुलर, रेडियल परपेंडिकुलर मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ये कुछ 3 पॉइंट दिया है, पर आपको एटलीस्ट क्या कितना पॉइंट लिखना चाहिए, 5 पॉइंट आपको इसके ऊपर लिखना चाहिए। देन हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। अब देखिए ऐसे तो 3 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ना था, पर एक एप्लीकेशन आप लोग का क्या हो गया, हटा दिया गया है। सिर्फ एक ही, एक तो इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो वायर तो लिख ही लिए, इनफाइनाइट रहेगा तो खाली दोनों तरफ इंफिनिटी तक चला जाएगा, फाइनाइट कर दीजिएगा तो लेंथ फिक्स हो जाएगा, तो वो आइडियल में लेंथ का वैल्यू फिक्स हो गया। तो एक तो वो है, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular coil, at the center of current carrying circular coil, current carrying circular coil, current carrying circular coil। अब क्या इसका मतलब है, मान लीजिए कि ये आपका सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर आपसे पूछ रहा है कि अगर यहां पर मान लीजिए, ये 2 ही उपाय हैं, या तो क्लॉकवाइज करंट होगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए कि हम क्लॉकवाइज ही मान रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको निकालना है। तो लिखिए कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R, consider a circular loop of radius capital R, of radius capital R, in which current is flowing in anti-clockwise direction, in which the current is flowing, consider a circular loop of radius capital R carrying current I in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। अब एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ऑलरेडी आप यहां दिखा चुके हैं कि करंट आई आपका फ्लो कर रहा है। मानिए कोई एक पॉइंट ए है और यहां कोई एक पॉइंट बी है, ये वो एलिमेंटल आइडियल मैं कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये मैं वो आइडियल कंसीडर कर रहा हूं। आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना है ना, जो कि आइडियल है, ये वो आइडियल है जिसकी वजह से मैं सेंटर पर पहले निकालूंगा और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो दी आइडियल ये दिखा दीजिए, आइडियल वेक्टर है। आइडियल वेक्टर मतलब द स्मॉल एलिमेंटल वेक्टर, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंटल वेक्टर, जिसके वजह से हम पॉइंट ओ पर क्या निकालना चाहते हैं, पॉइंट ओ पर क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। लिखिए अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, ये फोटो बना लिए ना,
लिखिए अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अगर लिखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और अगर आर लिखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब। यहां तक कोई डाउट है? अब ये यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई, स्मॉल आर नहीं लिख के हमको क्या लिखना है, क्योंकि हमने यहां पे इसको क्या माना है कैपिटल माना है। डीबी इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस आर कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए रेडियस वेक्टर के साथ जब आप उसको कीजिएगा, हाँ वहां पे भी कैपिटल ही होगा क्योंकि, लेकिन ये तो एलिमेंटल है ना, तो रेडियस यहां पे भी कैपिटल ही होना चाहिए, सही बोल रहे हैं आप, होगा तो यहां पे भी कैपिटल ही। अब इसका इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चेक कीजिएगा तो आप कौन सा रूल लगाइएगा, राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो क्या होगा, आर जो आपका बनेगा नॉर्मल ऐसे बाहर की ओर आना चाहिए, आएगा भी बाहर की ओर, आएगा भी बाहर की ओर। कैसे? करंट कैरिंग लूप को ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लूप में लेके कि करंट में रखेंगे? आप जब हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में रखते हैं ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, थंब को करंट मानते हैं और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको क्या देता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब सर्कुलर लूप में रखते हैं तो लूप तो इससे तो लूप नहीं बना सकते, लूप तो इसी से बनेगा, तो लूप के डायरेक्शन में आप घुमाइए, जिधर थंब गया वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, बात एक ही है। तो यहां से आपने ऐसा कर दिया। अच्छा तो आप देखिए आर वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। आइडियल वेक्टर यहां है और आर वेक्टर यहां है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ 90 डिग्री बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा यहां पे अचानक से मैंने आर को गायब कर दिया क्योंकि आर एक यूनिट वेक्टर है, तो जब आप उसका मैग्नीट्यूड लिए तो आर खत्म हो गया। ऊपर एक आर रहेगा ना, क्यों रहेगा? अब आर कैप आर बाई तो आर क्यूब कहां लिखे हम, तो आर स्क्वायर ही लिखे है ना, तो ये आर वेक्टर तो यूनिट था, यूनिट का मतलब 1 ले लिए। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हो गया 1। अगले पेज पर जा रहा हूं, तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा ये तो हो जाएगा कैपिटल बी, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी के बराबर है। इस साइड में जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे आर स्क्वायर, ऊपर आई। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, और डीएल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आएगा 2 पाई आर। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, एक बार में 2 बार में। बी वेक्टर डायरेक्टली कितना निकल कर आ गया, म्यू नॉट आई बाई, मेरे ख्याल से 2 आ रहा है, ये आ रहा है देखिए तो, म्यू नॉट आई बाई 2। तो किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए 2r की 2r, एक आर रह गया 2r, तो b कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2r, और डायरेक्शन क्या दिया गया है, राइट हैंड थंब रूल से। तो लिख लीजिए, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन इज गिवन according to right hand thumb rule। डन, कोई दिक्कत? एक सवाल बनाइए, क्वेश्चन। हाँ एक और है छोटा सा, पहले इसका सवाल का आंसर दीजिए। ये सर्कल जैसा तो कहीं नहीं लग रहा है ना, ये सर्कल लग रहा है, लग ही रहा है थोड़ा बहुत, नहीं लग रहा तो भी मानिए कि ये सर्कल ही है।
यहाँ पे करंट आई है, ये करंट इस प्रकार से आई घूमता हुआ ये ऐसा गया है, ये इसका सेंटर है O। आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ड्यू टू 3 पार्ट है ये, ए बी सी और सी डी, टोटल इस पूरे की वजह से। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। रेडियस इसका आर दिया हुआ है, रेडियस दिया रहेगा, ये याद रखिएगा, रेडियस दिया रहता है कि आर रेडियस। आंसर बताइए क्या होगा। एक तो म्यू नॉट है और 2r, और फिर दोनों का वो AC और AD। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक और लाइन वहां ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से तो हटा दिया है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे देगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तो आप जाएंगे फर्स्ट। उस केस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये लिख लेना चाहिए कि सेंटर के किसी एक पॉइंट पर इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर क्या होता है। तो पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूं, उसमें आप लिख दीजिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई I बाई एक्स ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। जहां पर क्या क्या चीज को क्या क्या बोलते हैं वो अभी मैं बता दे रहा हूं। θ1 एंड θ2, ये मान लीजिए आपका एक वायर है, यहां पर कोई एक पॉइंट P है, तो फाइनाइट वायर होगा, ऐसा एक एंगल बनेगा। ये हमारा क्या है θ1 है, और ये हमारा क्या है θ2 है, और x जो है वो इस वायर से उसकी दूरी है। x इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, तो θ1 θ2 सब दे दिया। आंसर क्या है? आप बताइए। E equals to म्यू नॉट I by R ब्रैकेट 1/2 plus 1/2 1/2 प्लस 1/2, by pi 1/2 plus 1/2 pi। अभी यहां से थीटा ये कितना बनेगा, ये ना 90 डिग्री होगा, ये इंफिनिटी। ये मान लीजिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो 45 डिग्री बना, तो ये 45, इधर भी 45, 45 45 √2, तो कितना होगा साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, और ये 1/x, x का वैल्यू तो आ रही है, यानी म्यू नॉट I बाई 4 पाई r इंटू 1/2/√2, यानी ऊपर √2 आ जाएगा खाली, ये निकाल लीजिए, और सेंटर सर्कल की वजह से आपको पता ही है, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा।
दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किसमें जोड़ना है? किसमें जोड़ना है? जोड़ना किसको? ये तो हो गया। ये जो ये लिखे हाँ। और ये सर्कल के वैसे नहीं लिखिएगा, सर्कल ये सर्कुलर पार्ट भी तो है, सर्कुलर का तो बताए थे ना, म्यू नॉट अपॉन 2 क्या था अभी थोड़ी देर पहले, बस दोनों को लिख के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आंसर, बढ़े मैं सॉल्व करूं क्या आप लोग कर रहे हैं? इसका आएगा B1 मान लीजिए, वायर की वजह से जो आया है उसको B1 मान लीजिए, तो B1 कितना आएगा, म्यू नॉट 4 पाई I बाई आर इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू 2/√2, यानी ऊपर √2 बच जाएगा, यानी आ जाएगा √2 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, यही आया। और जो B2 है यानी सर्कुलर रीजन की वजह से, सर्कुलर रीजन की वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट I बाई 2R। नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट इज इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2। अच्छा पहले दोनों का डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। वो करंट कैरिंग वायर और आपका जो पॉइंट है वो ऊपर है, तो करंट कैरिंग वायर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इसकी वजह से अंदर, घट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। क्यों? बाहर अंदर, इस सर्कुलर पाथ के वैसे अंदर जा रहा है और लाइन सब के वजह से बाहर आ रहा है, तो हट जाएगा। स्ट्रेट लाइन में करंट के तरफ थंब रखिए तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड, और सर्कुलर वायर में करंट को अगर कर्ल कर रहे हैं तो थंब विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अंदर जा रहा है और ये दोनों बाहर निकाल रहा है, तो B1 में से B2 माइनस कर दीजिए। अगर आप किसको फ्रंट मान रहे हैं भाई, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, यहां दिख रहा है क्या हुआ। तो अब ये B1 माइनस B2 हो जाएगा, ये समझ में आया? क्यों माइनस होगा, घटा दीजिएगा, जो आंसर होगा वही आपका B नेट निकल कर आएगा। दोनों घटा दीजिए, कितना है, μ2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई R माइनस म्यू नॉट I बाई 2R। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट I बाई 2R कॉमन ले लिए, बचा क्या, √2/4 यानी 1/2√2, नहीं 1/2√2 पाई, 1/2√2 पाई, और ठीक ही लिखे ना, और इधर क्या बच जाएगा, -1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम में भी इतना ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। सर्कल को भी तो आगे मान सकते हैं। हाँ सर्कल वाला भी तो आगे मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, नहीं अंदर जा रहा है ना, मानना थोड़े है यार। नहीं, वो जो माइनस प्लस लिखे ना, हाँ वो दोनों अरे बड़ा में से ना छोटा घटाएगा, तो बड़ा छोटा देख लीजिए कौन है, तो बड़ा छोटा है उसको बड़ा कर आगे मान लेते, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा हो देख लीजिए, अगर लग रहा है कि वो बड़ा है तो उसको उसमें से घटा दीजिए। अभी तो वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा। यहां देखिए अगला सवाल, ये ना सेमी सर्कल है ना, और ये सेंटर है, यहां से करंट I चला है, जो करंट I इसके रास्ते होते हुए, इसके होते हुए ऐसा जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये क्वेश्चन है। अब ये सॉल्व करिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में ऐसे थोड़ा सरल सरल दिया हुआ है, ये सरल है। हाँ इसमें सरलता क्या है, आप इसको ना मान लीजिए, इसको मानिए AB पार्ट, इसको मान लीजिए BC पार्ट, और इसको मानिए CD पार्ट। तो AB और CD 0 हो जाएगा। रीजन क्या, यू आर नॉट मेकिंग एनी एंगल, साइन 90 नहीं बना रहा, साइन 0 बना रहा है, क्यों, सेम डायरेक्शन में ना,
और क्रॉस प्रोडक्ट में मिनिमम 90 डिग्री, कुछ तो एंगल बनना चाहिए, साइन ऑफ थीटा आना चाहिए। ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही ऑन द सेम लाइन। तो याद रखिएगा टॉर्क हो जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में मिनिमम एंगल कुछ तो होना चाहिए, उसके लिए नहीं होगा तो नहीं काम बनेगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ जाएगा तब ना। तो यहां पे ए बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी, बी बिकॉज ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 एंड बी बिकॉज ऑफ सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 0 टेस्ला। तो ये दोनों तो 0 टेस्ला हो गया। अब बस बच गया मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आर्क बीसी। आर्क बीसी माने सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब म्यू नॉट आई बाई दिस इंटू हाफ। पूरा सर्कल होता तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, लेकिन सेमी सर्कल है तो उसका आधा, आधा हुआ तो कितना आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, दिस मच टेस्ला इज दी आंसर, दिस मच टेस्ला इज दी आंसर। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं ऐसा सवाल अगर देगा तो संभाल लेंगे ना। ऐसे कई सारा सवाल आपको दिया हुआ है, ऐसे कई सारा सवाल आपको दिया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और आपके ये में भी दिनेश वगैरह जो किताबें आप फॉलो करते हैं उसमें भी दिया हुआ है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। राइट, एप्लीकेशन का सेकंड एप्लीकेशन। पहला वाला आपने लिखा, क्या लिखा था? मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अब इस बार सेंटर पे नहीं जाके आप उस करंट कैरिंग लूप से उसके सेंटर के एक्सियल लाइन में किसी एक पॉइंट पर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये मान लीजिए आपका सेंटर है, ये सेंटर से कुछ दूरी पर सेंटर से ही स्ट्रेट लाइन जो गया है उस पर कुछ दूरी पर, आर दूरी पर आप इस सर्कुलर लूप के वजह से इस पॉइंट P पर पता करना चाहते हैं कि क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular loop। पिछले साल इसका ना डेरिवेशन भी था, पहले जब आपका सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था तो इसका डेरिवेशन भी आता था। अभी इसका और डेरिवेशन नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग डिराइव कर ही लेंगे, क्या ठीक कहीं आ जाए। तो आप देखिए ये सब, ये क्या है? ये कैपिटल आर है और यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, वापस से यहां पे हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंटल आइडियल ले लिया और सेकंड एक और चीज, ये जो दूरी है ये हो जाएगी √r² प्लस x² के बराबर। इस एंगल को आप क्या मानिए? थीटा मानिए। क्या मानिए इसको? थीटा मानिए। डन। अब थोड़ा सा ना यहां पे इमेजिन करना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा, कोई कड़ा है, खोलो जरा, कड़ा खोलो। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका वही सेम सर्कुलर लूप है जो दिख रहा है, ये ऐसा सर्कुलर लूप है पर ये ऐसा रखा हुआ है और ये इसका सेंट्रल लाइन है। हमने यहां छोटा सा ऊपर वाला एक एलिमेंट लिया है। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा हो रहा होगा वो dB, ऐसे वो dB नीचे की ओर जा रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? और नीचे वाले की वजह से जो dB होगा वो ऊपर जा रहा होगा। इस कोने की वजह से dB उधर जा रहा होगा, इस कोने की वजह से इधर। यानी ऐसे में आप देखिए यहां पे कोन बनेगा, dB 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 ऐसे करके कोन बनेगा। ये फील हो पा रहा है कि इस पॉइंट पे ऐसे एक dB 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 हर एक एलिमेंट की वजह से स्मॉल dB स्मॉल dB स्मॉल dB ऐसे कोन बन जाएगा। क्यों? इसकी वजह से जो dB होगा वो इधर गया होगा dB, इस छोटे एलिमेंट की वजह से इधर गया होगा dB, ऐसे अनगिनत dB गए होंगे यहां पे। अब ये जो dB सारे यहां बने हैं, इसको आप दो एक्सिस में क्या कर लीजिए? तोड़ लीजिए। जब आप इसको तोड़ेंगे
इस तरफ आएगा dB का cos थीटा, इस तरफ आएगा dB का, इस तरफ आएगा dB का sin थीटा, dB का sin थीटा इधर आएगा और dB का cos थीटा इधर आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ऊपर sin थीटा नीचे sin थीटा कैंसल, सारे dB sin थीटा आपस में एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसल, और सारा cos कंपोनेंट कहां आ गया, तो सारे cos कंपोनेंट को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे मेरा काम बन जाएगा। तो कैपिटल dB विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा और नॉट। ये बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल B इज एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB का cos थीटा फ्रॉम कहां से कहां, 0 से लेकर, तो अब तो और इसको इंटीग्रेट करने का क्या है, पूरा ही इंटीग्रेट करना है, डाल दीजिए ये आपका। अब dB होता कितना है, तो पहले dB का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर क्रॉस आर कैप, ये होगा ना, डन। अगर आर यूनिट वेक्टर को आप खत्म कर दीजिए तो dB वेक्टर कितना निकल के आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, ये आपका dB निकल के आ गया। इस पर्टिकुलर केस के लिए आपका dB निकल के आ गया। अब इन सारे dBs को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इन सारे dBs को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेट कर दो टू गेट द कैपिटल B, टू गेट द कैपिटल B हम लोग को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन dB cos थीटा। साइक्लिक इंटीग्रेशन dB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आइडियल बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, हाँ कि ना, 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ। अब B इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट, अच्छा एक स्टेप और ले लेते हैं, इंटीग्रेशन साइक्लिक म्यू नॉट आइडियल 4 पाई आर स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिए, ये अगर मेरा थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए तो एक्स विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ना एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। ध्यान से देखिए, ये वाला आपने थीटा लिया है तब ना इधर कॉस ले रहे हैं, इधर साइन ले रहे हैं। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। और ये थीटा हुआ तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये x बाई माने r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये समझ में आया क्या बोला? ये dB का अगर आपने इसको कॉस माना यानी थीटा यहाँ पे है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा तो ये पर दो पैरेलल लाइंस है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, यहां आइए, अब आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहला ये आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, ये आर स्क्वायर के बारे में तो सोचा नहीं, ये आर स्क्वायर क्या है, अरे ये तो अभी तक आप आर ले रहे थे ना, ये आर स्क्वायर एक्चुअली है क्या, इसको भी तो पुट करना होगा। चेक करते हैं, आर स्क्वायर माने क्या, डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दिस, यहां पर आर एक्चुअली क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना अंडर रूट। आर इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंटल टू द पॉइंट, तो यहां पे आर किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे यार
अभी जो तुमने डेरिवेशन किया था यहां पर ये आर क्या लिए थे, यहां एलिमेंट से इसकी दूरी लिए थे ना, एलिमेंट से पॉइंट की दूरी। अब एलिमेंट से अगर पॉइंट की दूरी ले रहे हैं और पीछे जाके देखो तो और सही समझ में आएगा। यहां पे जो फर्स्ट फोटो बनाए थे कि आर था क्या, एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी था, यानी जो एलिमेंटल है उससे उस पॉइंट का दूरी। अब देखो एलिमेंट से पॉइंट का दूरी जो है यहां पे क्या है, एलिमेंट से पॉइंट का दूरी कौन सा है, यही है ना। तो हम लोग को आर की जगह पर क्या लेना होगा, आर की जगह पे क्या लेना होगा, ध्यान से देखिए। बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन आई डी एल 4 पाई, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से नीचे देखिएगा आपको 3/2 का फैक्टर बन के दिखेगा, दिख रहा है क्या। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर बाई 4 पाई, सॉरी 4 पाई तो हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। डन। बस अब क्या, अब आप उसको कर दीजिए इंटीग्रेट। जैसे ही इंटीग्रेट करिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर तो रहेगा ही, dl के जगह पे 2 पाई आर कर दूं, अरे dl माने सर्कुलर ही ना, बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। देखिए जो कट रहा है काट दूं, 2 बार में, 1 बार में। बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इसको आप कर दीजिए डब्बे में बंद, ये आपका फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या स्पेशल केस है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, फोटो में जाए, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये पॉइंट खिसक के सेंटर पर आ जाए। चलिए ये पॉइंट अगर खिसक के सेंटर पे आ गया तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू x के जगह पे 0 पुट कर दिए, x की जगह पे 0 पुट किए तो क्या हो, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर के पावर 3/2। 2 से 2 गया, क्या बचा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर के पावर 2r का क्यूब, आर क्यूब से आर स्क्वायर गया, क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर म्यू नॉट आई बाई 2r आया है इसका मतलब जो डेरिवेशन आपने किया है वो 100% क्या है, करेक्ट। और ये म्यू नॉट आई बाई 2r तभी आया था ना जब हम लोग किस पे निकाले थे, सेंटर पे निकाले थे, यानी जो वैल्यू आपने डेराइव करके निकाला है वो 100% क्या है, सही है। डन। एक लास्ट बात, अब मान लीजिए वो जो आपने सर्कुलर लूप लिया है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स। अब धीरे धीरे हम लोग, आपको समझ में आ रहा है, हम लोग सोलोनॉइड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स आ गया मतलब एक लूप नहीं है, कई सारे लूप हैं, और जब कई सारे लूप होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B जो आया है वो अब NB डैश हो जाएगा। यहां पे B डैश वेक्टर अभी तुरंत आप निकाले तो जो फाइनल B वेक्टर है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें जो एक्सप्रेशन था, बोलिए तो ऊपर जो डब्बा बनाए थे अभी जस्ट, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसके सामने एक n लगा देता हूं, होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स, आर प्लस 4 पाई नहीं है, क्या है, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। और जैसे ही n नंबर ऑफ टर्न्स आया मतलब अब धीरे धीरे हम लोग किसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सोलोनॉइड की तरफ। डन।
यहां तक कोई दिक्कत? इस हिसाब से आपने सर्कुलर लूप के लगभग सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।